याद होगा यूपीआई, एफपीआई, ये सब जो यूपीआई एंड ई रूपी, डिजिटल पेमेंट्स है ना, ये सब, भीम ऐप। यस। गुड मॉर्निंग भावना, गुड मॉर्निंग बलराम एंड गुड मॉर्निंग अमित श्रीवास्तव। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, आगे भी मस्त रहेंगे। चलिए, आपको यहां पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखना है रिगार्डिंग ई रूपी। ई रूपी, अच्छा जी, ई रूपी क्या है? ई रूपी कैन बी रिडीम्ड ओनली एट स्पेसिफिक सेंटर्स and is powered by NPCI's UPI प्लेटफॉर्म। क्या कह रहे हैं कि ई रूपी को केवल निर्दिष्ट केंद्रों पर ही भुनाया जा सकता है और यह राष्ट्रीय भुगतान निगम के एकीकृत भुगतान, यानी एकीकृत भुगतान अंतराफलक का मतलब यूपीआई है, यूपीआई प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया जाता है। अच्छा जी, ओके। नेक्स्ट, it is a person specific and purpose specific, aiming to plug loopholes in existing welfare payment systems। क्या कह रहे हैं कि यह व्यक्ति विशिष्ट उद्देश्य है, व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट है, जिसका लक्ष्य मौजूदा कल्याण भुगतान प्रणाली में खामियों को दूर करना है। अच्छा जी। E-rupee vouchers can be redeemed without a card, digital payments app on the internet banking access। E-rupee वाउचर को बिना कार्ड, डिजिटल पेमेंट भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के भुनाया जा सकता है। इसके लिए आपको किसी प्रकार के इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, चलिए कुछ बात पर आपको बताता हूं। आपने देखा होगा अक्सर सरकारें ना, जैसे सपोज दैट सरकार क्या करती है कि आप खाद देती है, फर्टिलाइजर्स, तो जिनको खाद देती कह देती कि जाके खाद ब्याज मतलब सस्ते रेट पर आप ले लो दुकान से और बाद में हम सब्सिडी दे देंगे, जितनी भी सब्सिडी देनी है किसी दुकानदार को। अब दुकानदार बेचता 100 है, मान लो 100 पैकेट, और बताता सरकार को 200 है, तो फिर सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां पर सब्सिडी देना और सरकार का बड़ा नुकसान होता है। तो सरकार ने सोचा कि एक काम करें कि एक वाउचर दे दें, है ना, एक वाउचर दे दें, उस पर 200 रुपया लिख दें। तो 200 का वाउचर दे दिया किसी किसान को, ठीक है। और जैसे किसान को एक वाउचर दे दिया तो किसान ने सोचा अरे 200 रुपए मिल गए, चलो ठेके पे चलते हैं। तो ठेके पे नहीं जा सकते आप, या कहीं राशन की दुकान पे नहीं जा सकते आप, है ना। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, या किसान उस रुपए का कोई डाइवर्टेड यूज नहीं कर सकता, वो कहीं और नहीं इस्तेमाल कर सकता। उसे सीधा कहां जाना पड़ेगा? उसे सीधा जाना पड़ेगा खाद की दुकान पे, वो खाद की दुकान पे ही चलेगा वो वाउचर, ठीक है, वो हर जगह नहीं चल सकता। तो गुड मॉर्निंग चंद्रकला एंड गुड मॉर्निंग रितिका। चलिए लेट स्टार्ट, देखते हैं क्या आप आंसर देते हैं इसका, कि ई रूपी कैन बी रिडीम्ड only at a specific center, is powered by the NPCI's UPI platform। बताइए बताइए। हम्म, करिए आंसर। हाँ जी, तो देखो जी, पहला स्टेटमेंट देखिए क्या सही है। तो यहां पर लिखा है ई रूपी कैन बी रिडीम्ड ओनली एट स्पेसिफिक सेंटर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ई रूपी किसी स्पेसिफिक सेंटर पर ही इनकैश किया जा सकता है, हर जगह वो काम नहीं करेगा। और जिस पर्पस के लिए दिया गया, यानी कि इट इज अ पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक, यानी कि अगर वो ई रूपी मुझे सरकार ने दिया है तो वो मेरे ही काम आएगा। और पर्पस स्पेसिफिक मतलब जिस लिए दिया है मैं उसी में ही उसको यूज कर सकता हूं। और ई रूपी ले जाकर मुझे उस दुकानदार को देना है, तो सो दैट मुझे डिजिटल पेमेंट ऐप वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑल 1 2 3 इज करेक्ट आंसर, सो वी विल गो विद सी। सी इज करेक्ट आंसर, सी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन
derive their value primarily form of ability to be mined unlimited numbers. क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का मूल्य मुख्य रूप से असीमित संख्या में खनन करने की क्षमता से प्राप्त है, यानी कि असीमित संख्या में आ सकते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ी हुई है. सेकंड, सरकारें या केंद्रीय बैंक क्रिप्टो करेंसी जारी करते हैं, उनकी आपूर्ति और नियंत्रण को विनियमित करते हैं. गवर्नमेंट्स और द सेंट्रल बैंक्स इशू क्रिप्टो करेंसीज रेगुलेटिंग देयर सप्लाई टू एंड कंट्रोल. क्या सरकारें या केंद्रीय बैंक के क्रिप्टो करेंसी जारी करती हैं और उनकी सप्लाई को भी ये रेगुलेट करते हैं. क्रिप्टो करेंसीज को इंक्रिप्शन तकनीकों और ब्लॉकचेन तकनीकों का उपयोग करके उत्पन्न और प्रबंधित किया जा सकता है. क्रिप्टो करेंसीज आर जनरेटेड एंड मैनेज्ड यूजिंग इंक्रिप्शन टेक्निक्स एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. बताइए, दीजिए आंसर दीजिए. देखो भाई, हम सबको पता है कि किसी भी, आज देखिए बिटकॉइन कितना वैल्यू है ना, बहुत हाई. तो इसका मतलब इसकी सप्लाई बहुत लो होगी. बोलिए, दैट्स वाई ऐसा हो सकता है. बोल दे, मैं क्या सही बोल रहा हूं? यस, बिल्कुल सही बोल रहा हूं. असीमित जैसा कुछ नहीं है, लिमिटेड कॉइन है, ये लिमिटेड कॉइन है. तो सो दैट ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. सरकारें ये बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी जारी नहीं करती, ये भी गलत हो गया. एंड जो बिटकॉइन होते हैं या क्रिप्टो करेंसीज होते हैं वो डीरेगुलेटेड है, उनको रेगुलेट नहीं किया जा सकता. ठीक है. नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसीज बिल्कुल ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करते हैं, कि ब्लॉकचेन तकनीक इज द सेफेस्ट टेक्निक, सो दैट थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. और थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट का मतलब ओनली वन इज करेक्ट. पहला करेक्ट हो गया, ओनली वन का मतलब पहला दूसरा गलत हो गया, केवल एक करेक्ट हो गया. चलिए नेक्स्ट, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. ठीक है. CBDC operates as a bearer instrument allowing anonymous transactions similar to cash payment. देख लीजिए, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा एक वाहक उपकरण के रूप में कार्य करता है. ठीक है. गुड मॉर्निंग अमित, गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. कोई किसी का गुड मॉर्निंग बचा है तो उसको भी गुड मॉर्निंग. आइए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक वाहक उपकरण के रूप में कार्य करता है जो नगद भुगतान के समान गुमनाम लेन देन की अनुमति. गुमनाम है तो क्या, गुमनाम का मतलब इसके ऊपर नाम नहीं होता, जिसका होता है उसी को हो जाता है. जैसे भारतीय रुपया जो होता है, रुपए का क्या होता है बताओ? रुपए का क्या होता है? रुपया जिसके पास होता है. जैसे मैं अगर रुपया 1 रुपये, मेरा 10 रुपए गिर जाए तो आपको पता है ना, जिसने उठा लिया वो उसका हो गया, है ना. कभी कभी तुम लोग उठा लेते हो, सड़क पे गिरे हुए रुपए उठाते हो कि नहीं उठाते हो? बताओ. सड़क पे गिरे हुए, मंदिर में कहीं चढ़ा दिए किसी ने, मम्मी के बर्तनों में कहीं कोई मिल गया वो, है ना. तो थोड़े बहुत इधर दाएं बाएं करके गायब कर देते होगे. करते हैं आप क्या गायब? कौन कौन ऐसे है जो पैसे की जुगाड़ में ही रहता है कि कहीं भी मिल जाए? ऐसा कुछ रहता है कोई? ऐसे आप में से हैं ऐसे कुछ लोग? या फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बच्चे भरी दोपहरिया में सब्जी भी लेने चले जाते होंगे कि चलो माओ सब्जी ले आते हैं, कम से कम 10 रुपए तो बची जाएंगे, 20 रुपए बची जाएंगे, है कि नहीं. कितना लेबर, आज तक गिरे हुए पैसे नहीं मिले. हाँ, तो गिरे हुए पैसे कैसे मिलेंगे? क्योंकि किसी जो तुम्हारे आगे चलता है वो कोई गरीब आदमी होगा. जो आगे चले वो अमीर आदमी के पीछे चलो तुम, तब ना अमीर आदमी की जेब से कुछ गिरेगा. वो खुद ही पहले से ही बेचारा कंगला है, वो कहां से उसके गिरेंगे. सी आंसर बोला जा रहा है. ओके, दैट्स ग्रेट. आइए जरा, RBI recently launched a CBDC solely for the retail markets, including its availability in the wholesale market.
excluding transaction made through the e-rupee are the recorded in the core banking solutions. तो देखो भाई, CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात हो रही है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बिल्कुल काम करती है जैसे कैश काम करता है। कैश है, कैश है, ठीक है जी, कैश के जैसा काम करता है, ठीक है। फिर लिखा है कि सीबीडीसी का प्रयोग मार्केट में रिटेल मार्केट के साथ साथ, बिल्कुल एक्सक्लूडिंग नहीं, इंक्लूडिंग। बेटा सीबीडीसी एक प्रकार का लीगल टेंडर है, बिल्कुल पैसों के जैसा काम करता है। तो यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत है ये। एक्सक्लूडिंग नहीं, इंक्लूडिंग होना चाहिए था, इंक्लूडिंग होना चाहिए था, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, ट्रांजेक्शंस मेड थ्रू ई रूपी आर रिकॉर्डेड इन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ऑफ द बैंक। तो आपको ध्यान रखना है कि ई रूपी के थ्रू जो भी पैसे का लेन देन किया जाता है, अभी आपको थोड़े टाइम पहले बताए थे कि वहां पर बैंक का यूज नहीं होता है। तो सो दैट ये भी गलत हो गया कि ई रूपी रिकॉर्डेड सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, उसका यूज नहीं होता। तो वी विल गो विद द वन, ए करेक्ट हो जाएगा और 2 और 3 गलत हो जाएंगे। मुझे तो मेरे पापा देते हैं, उनके बिजनेस के हिसाब के लिए उसमें से सेविंग कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, 60-70,000 रुपीज की सेविंग तो कर ली। आप बताइए, अब यही मैं अमित के बारे में, तो अमित क्या सोच रहा होगा, काश भगवान करे मैं भी एक कन्या होता और मेरे घर में भी बिजनेस होता, तो घर वाले मुझ पे भरोसा तो करते। अब लड़कों पे भरोसा करते नहीं है कि इसको दे दिए हिसाब किताब। लड़कियों का मामला इसमें तो अच्छा है, घर की, इसीलिए तो घर की लक्ष्मी कहा जाता है उनको, क्योंकि उनको पता है कि पैसे की बर्बादी नहीं करेगी। अभी है ना, लड़के रहते पापा का बिजनेस ही बंद करा देते। पापा अब तक नौकरी चालू कर दिए होते। तो ये चक्कर है, ठीक है, ये तो हाँ, जो मैं वही कह रहा हूं कि सो दैट, इसलिए ऐसे बच्चे भी रहते हैं कि जो, ठीक है, लड़कियों को इसीलिए एम्पावर होना जरूरी है। सही बात है, मैं वही भाई, मैं सब जानू तुम्हारे बारे में। मुझे अंदाजा है कि तुम, पापा का मिल्क बिजनेस है तो सारा हिसाब मैं ही संभालती हूँ। बेटा ठीक है, हम समझ गए मिल्क बिजनेस है, और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बन पाएगी जहां से हम लोग यहां से आपके बिजनेस पे कंट्रीब्यूट कर पाए, है ना। चलिए, डेयरी लिख रहा, डेयरी है क्या तुम्हारी? हाँ डेयरी है, और अमित गुज्जर, 2 भैंसों की जरूरत है वहां पे, तो आप जा सकते हैं। आइए, एकीकृत भुगतान या यूपीआई से संबंधित स्टेटमेंट देखिए और बताइए सही है या कैसे हैं, ठीक है, बताइए। कह रहा बेच बेच के पौवा पी जाते हैं। दुष्ट हो क्या एकदम। आइए बताओ भाई। यूपीआई फैसिलिटेट इंस्टेंट फंड ट्रांसफर वाया वेरियस चैनल्स इंक्लूडिंग वर्चुअल आईडीज, अकाउंट नंबर, आईएफएससी, आधार नंबर। यूपीआई के माध्यम से आप पैसा भेज सकते हैं, वर्चुअल आईडी के माध्यम से, नंबर्स के माध्यम से, आईएफएससी के माध्यम से, एंड आधार कार्ड के माध्यम से। ओके, यस। नेक्स्ट, यूपीआई ट्रांजेक्शन क्या है, नेसेसिटेट the registration of beneficiaries for fund transfer through the different identification method। कह रहे हैं कि यूपीआई में लेन देन के लिए पहचान विधियों के माध्यम से धन हस्तांतरण के लिए लाभार्थियों को पंजीकरण की, कह रहे कि इसमें भैया पहले आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, तब आप भेज सकते हैं। ध्यान से देख लो, यूपीआई का अगर क्वेश्चन करे तो बता रहे हैं, बहुत ही गुस्सा आएगा फिर हमको। यूपीआई 2.0 के अंदर एक फीचर और इंक्लूड किया गया, जरूरत पड़े तो इसमें से ओवरड्राफ्ट निकाल सकते हो, और इनिशिएटिंग वन टाइम मैंडेट्स एंड रेनफोर्स सिक्योरिटी थ्रू क्यूआर कोड। क्या करें, यूपीआई 2.0 में ओवरड्राफ्ट खातों को लिंक करना,
वन टाइम मैंडेट शुरू करना और त्वरित प्रक्रिया के संकेतावली के माध्यम से सुरक्षा को मजबूत करने जैसी सुविधाएं सम्मिलित होती हैं। नेसेसिटेट्स में आप हिंदी में पढ़ो। I can understand. बताइए। करिए आंसर। चौथे का क्या सही होना चाहिए? बी। पहला और तीसरा गलत हो जाना चाहिए कि पहला और तीसरा सही होना चाहिए? ओके, आ जाइए, बिल्कुल ठीक है। यूपीआई में भैया आप किसी भी तरीके से पैसा भेज सकते हो, यू नो बेटर। याद रखना, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। यूपीआई के अंदर फंड ट्रांसफर जो करते हैं वो कई चैनलों से कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यूपीआई में ऐसा कुछ आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी हमें पता है, हम सीधा पैसा भेज सकते हैं। यस या नो? यस। तीसरा, यूपीआई में ओवरड्राफ्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, वन टाइम मैंडेट से, याद रखना। एंड सिक्योरिटी, हाँ तो ये सब ठीक है, सिक्योरिटी कोड तो है ही। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड सही हो गया, फर्स्ट एंड सही, थर्ड सही हो गया, तो बी इज करेक्ट आंसर। बी कैसा हो गया? बी इज करेक्ट आंसर, बी इसका सही जवाब हो गया। यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया? अच्छा, पिछले दिनों ना यूपीआई 123 पे नाम का भी सिस्टम लॉन्च हुआ था, है ना? यूपीआई 123, यूपीआई 123, UPI 123 Pay is a platform developed by NPCI only for feature phone users, allowing transactions without internet connectivity. ठीक है? फिर to register for UPI 123 Pay, user need to link their bank account and create a UPI PIN using their last 6 digits of the debit card. UPI 123 Pay transaction have per transaction limit of 10,000 and a per day limit of 2 lakh. AEPS भी यूपीआई में काउंट होगा, अभी आएंगे AEPS, उसका क्वेश्चन देखेंगे तब बताएंगे आपको किस में काउंट होता है। हाँ जी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आ जाओ, बताइए इसका आंसर क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, क्या सही है क्या गलत है? पांचवें का आंसर बताइए। बोलिए। ठीक है, देखो भाई, यूपीआई 123 केवल फीचर फोन समझते हो? वही तो देख लो भाई, क्या है अभी बताते हैं आपको। कह रहे हैं कि यूपीआई 123 पे जो है वो फीचर फोन, जो क्लैरिटी कीपैड वाला फोन होता है उसमें चलता है। एनपीसीआई द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना भी लेन देन की अनुमति देता है। केवल शब्द नहीं होना चाहिए, स्मार्टफोन में भी चल सकता है, ऐसा थोड़ी ना। ठीक है जी, तो ड्यू टू केवल, मामला केवल हो गया। ठीक है जी, सर जी आप साइड नहीं होता है। लो सर जी साइड हो गया। कुछ और करना है इसमें, देख लीजिए भाई, बता दीजिए।
तो why the first is not correct? We can say कि platform developed by the NPCI only for the feature, only not for the feature. Smartphone. It also work on the smartphone. Second, register for the UPI one day through user need to link their bank account and create a UPI pin using their last 6 digit of the debit card. ये स्टेटमेंट ठीक है कि डेबिट कार्ड होगा तो आप इसको रजिस्टर कर लोगे अपने, ठीक है, मोबाइल से. यस. फिर यहां पर लिख रहे हैं यूपीआई की जो पर डे ट्रांजेक्शन 1 2 3 की लिमिट है वो एक बार में आप 5,000 भेज सकते हो और पूरे दिन में आप 1,00,000 भेज सकते हो. ठीक है, तो ये हो गए दोनों गलत. तो 1 and 3 is wrong, 2 is correct, only 1 is correct, only 1 is correct. नेक्स्ट ऐप देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन. भीम ऐप. भीम ऐप. Bheem app enables only person to person fund transfer using UPI and does not facilitate bill payments or ticket booking. अगर देखा जाए तो भीम ऐप क्या करता है, किसी को पैसा भेज सकता है यूपीआई के माध्यम से, लेकिन वो आपकी टिकट और पेमेंट नहीं कर सकता, है ना. Bheem app allows user to execute various tasks including paying bills on merchant website, booking flight tickets and initiating the mobile recharge. ला भाई, भीम ऐप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो सारा कुछ काम कर सकता है, किसी वेबसाइट से कुछ खरीदना है वो भी खरीद सकता है, फ्लाइट की बुकिंग कर सकता है, मोबाइल रिचार्ज कर सकता है ना. Bheem app operates exclusively through the scanning QR codes for making payments and does not support the direct fund transfer. Bheem app operates exclusively through the scanning. Bheem app क्या करता है, विशेष रूप से QR कोड को स्कैन करके संचालित होता है, सीधे निधि ट्रांसफर नहीं कर सकते, डायरेक्ट पैसा नहीं भेज सकते, आप स्कैन करके ही भेज सकते हैं. बोलिए. बोल दीजिए. 6 का बी बोल रहे हैं. अच्छा बच्चों, पहला बताओ, आप में से कितने लोगों के पास भीम ऐप है, ये बताओ मुझे. The question is asking about the incorrect बेटा. गलत. गलत. How many of you using मेरे, अच्छा ठीक है, तो आपके पास केवल भीम ऐप है या पैसे उसमें कुछ मुद्रा अभिषेक भी है पैसे भी है, या आप जैसे कोई भी नया ऐप आता तुरंत आप यूज करके देखते हैं? नहीं है पेटीएम, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐप तो दुनिया का चलिए गुड, कम से कम ऐप तो रहे, पैसे का तो क्या है, वो कभी भी आ सकते हैं. मान लीजिए कल को पैसा आ जाए और ऐप ही ना हो तो दिक्कत होगी ना, है कि नहीं. चलिए आ जाओ. भीम ऐप का प्रयोग क्या बिल पेमेंट के लिए नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता. इट फैसिलिटेट्स, डज नॉट की जगह डज नॉट काट दो, एस लगा दो, फैसिलिटेट हो गया. ठीक है. भीम ऐप का उपयोग यूपीआई का व्यक्ति सीधे ट्रांसफर करने में सक्षम बनाता है और बिल भुगतान या टिकट बुकिंग की सुविधा देता है. हो गया. कितना अच्छा है. भीम ऐप बिल्कुल बुक भुगतान, ये भी हो गया, ये तो गलत था. तीसरा क्या है, भीम ऐप भुगतान के लिए विशेष रूप से क्यूआर कोड का स्कैन करके संचालित होता है. हाँ होता है संचालित. सीधे न्यू ट्रांसफर का समर्थन करता है, डायरेक्ट ट्रांसफर सपोर्ट्स, है ना, एंड सपोर्ट्स डायरेक्ट फंड ट्रांसफर्स. तो हो गया. तो यहां पर ये गलत हो गया. तो बट आस्किंग फॉर द रॉन्ग, तो केवल 2 गलत है, ओनली 2 इज रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. आधार enabled पेमेंट स्कीम एंड यूरो मास्टर कार्ड वीजा, यूरो मास्टर कार्ड इनको ईएमवी कहा गया है. ठीक है. कार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए.
जब ही तो ऊपर बोला था पैसे यूपीआई कर दो। अच्छा, तुम्हें कर दो पैसे यूपीआई? ठीक है। आज करते हैं। AEPS allows transaction using Aadhaar authentication and requires the user's fingerprint during the enrollment. क्या फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ती है? दूसरा, EMV chip card store using data on the magnetic strip. ये तो फालतू सवाल। Similar to magnetic strip card, making them vulnerable to skimming. कह रहे हैं EMV चिप कार्ड उपयोगकर्ता डेटा को चुंबकीय पट्टी के समान चुंबकीय पट्टी पर संग्रहित करते हैं। आपने पीछे एक पट्टी देखी है, जबकि चिप कार्ड है, कह रहा पट्टी पर डेटा सिक्योर होता है। ठीक है। मैसेजेस के रिप्लाई देते नहीं हो, यूपीआई कहां से दोगे? अच्छा, ठीक है, ओके। तुम्हारा भी हिसाब देखना पड़ेगा बेटा एक बार। सी बोल रहे हैं लोग, वापस देख लो। अच्छा देखो भाई, AEPS के लिए क्या ऑथेंटिकेशन चाहिए? आधार तो चाहिए। एनरोलमेंट के लिए मतलब फिंगरप्रिंट चाहिए। यस, ठीक है। कह रहा है चिप कार्ड अपना डेटा मैग्नेटिक स्ट्रिप पर करते हैं स्टोर। अरे चिप कार्ड में डेटा चिप में रहेगा कि स्ट्रिप पर रहेगा? जैसे चिप कार्ड, चिप का समझते हैं, चिप लगी रहती है ऐसे करके, सिम जैसी, है ना? तो जो सिम जैसी चिप लगी रहती है तो डेटा उसमें पीछे एक ऐसे करके पट्टी भी रहती है। तो कह रहे हैं पट्टी में डेटा, पट्टी में क्यों रहेगा? चिप में रहेगा ना डेटा। तो बोलो। यस, दैट्स ग्रेट। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट, सो वी विल गो विद द ए इज करेक्ट आंसर। यस, आ जाइए। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू टॉपिक दैट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पर हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। याद रखें आप सभी लोग, इंडस्ट्री से संबंधित प्रश्न करेंगे अब। The industries listed under the central list predominantly include sectors like coal, power, railways and defense. केंद्रीय सूची के अंतर्गत सूची 1948 की औद्योगिक नीति के हिसाब से सोचना। ठीक है, 1948 के हिसाब से लिहाज से सोचकर चलना है कि 1948 में व्हाट वाज द माइंडसेट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट and how they were looking the industries and how they were planning to promote their industries in what ways. They are mentioning here the industries listed under the central list predominantly include sectors like coal, power, railways and defense. Industries is enlisted under the state list primarily consist of sectors such as paper, medicine and textiles. Policy advocated a liberalized approach without a provision for the compulsory licensing. हाँ भाई, बलराम ने कहा है कि बी, अच्छा ए सही होना चाहिए, बी सही होना चाहिए। देखो भाई, याद रखो, इंडस्ट्रीज लिस्टेड अंडर द सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, केंद्र के पास बड़े बड़े कोयला, पावर, रेलवे, डिफेंस केंद्र के पास होगा ही, उस समय के हिसाब से लॉजिक से भी चल सकता है। इंडस्ट्रीज एनलिस्टेड अंडर द स्टेट लिस्ट प्राइमरली, राज्यों को भी कुछ मिला था,
लेकिन वहां पर पेपर, मेडिसिन, टेक्सटाइल ये सब था, ये भी ठीक है। पॉलिसी ये कहता था कि हम बहुत ही लिबरलाइज हैं और लाइसेंस वगैरह की कोई जरूरत नहीं। ना ना ना, लिबरलाइज तो हम हो ही नहीं सकते। द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू मैनेज कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेस, so that it was mandatory for the companies, it was mandatory for the sectors to take the license before executing the business। तो वहां पर इट वाज मैंडेटरी, सबके लिए अनिवार्य था वो कि उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो वी विल गो विद द 1 and 2। 1 and 2 मींस केवल दो सही हैं। एक काम करता हूं, मैं इंडस्ट्री का पहले एक लुकआउट दे देता हूं आपको, सो दैट आपके लिए बड़ा आसान हो जाए। हो है ना, क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे और फिर आप कर नहीं पाओगे, तो फिर वो भी बात ठीक नहीं। आओ जरा देखते हैं। ओहो, देखिए थर्ड स्टेटमेंट, ये देखो, हमारे देश के अंदर सबसे पहले जो पॉलिसी थी, दैट इज नोन एज 1948 की पहली पॉलिसी। दिस वाज द पॉलिसी वेयर वी कैन से दिस, इट वाज इनिशिएट, बट अभी तक इंडिया वाज नॉट सोवरेन कंट्री, ऐसा कुछ स्टेटस नहीं है इंडिया के पास। इंडिया को फ्रीडम तो मिल गई है, बट वो कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है हमारे पास। आ जाइए, 1948 में इन लोगों ने इंडस्ट्री को क्लासिफाइड कर दिया था, ठीक है। और क्लासिफाइड करते ही क्या है, 3 इंडस्ट्रीज वर इनटू द पब्लिक सेक्टर, कहा कि सरकार ही चलाएगी उसे। आर्म्स, एमिनिशन, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे, इट वाज कंप्लीटली बिलोंगिंग टू द सेंटर गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर बिलोंग करती थी इसको, ठीक है। तो पहला कैटेगरी इन्होंने ये बनाया। दूसरा, बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज का भी एक कैटेगरी बनाया, वेयर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कैन एग्जिस्ट। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कैन एग्जिस्ट का मतलब था कि सरकार काम करेगी, पहले से कोई प्राइवेट इंडस्ट्री चल रही तो चलने देंगे। जैसे कोल, आयरन, एयरक्राफ्ट, शिप बिल्डिंग, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन पहले से अगर कोई एंटरप्राइज चल रहा है प्राइवेट के अंदर, ठीक है, प्राइवेट के अंदर चल रहा है, तो वो चलता रहेगा। सॉरी, ध्यान दीजिए, 1948 में एक औद्योगिक नीति आती है, और मैं जब भारत स्वतंत्र देश बनता है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्रीज को वर्गीकृत करना शुरू किया, क्लासिफाइड करना शुरू किया। और कुछ इंडस्ट्रीज को इन्होंने सबसे पहले स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक उद्योगों की कैटेगरी में रखा, जिसमें आर्म्स यानी कि हथियारों वाला जो हथियार, गोला बारूद, और जो एटॉमिक एनर्जी है, और रेलवे, इसको केंद्र सरकार को कंप्लीटली दे दिया, और कहा कि सेंट्रल स्टेट से कोई इसका लेना देना नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर के लोग तो कर भी नहीं सकते। फिर एक कैटेगरी बनाई, बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज। अब बेसिक इंडस्ट्रीज एंड के इंडस्ट्रीज के अंदर कोल, आयरन, स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को रखना था। लेकिन अगर कोई पहले से चल रहा तो उसको चलने भी देंगे, ये भी कहा गया, ठीक है, बट नया नहीं खोल सकते। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। दूसरा, फिर इन्होंने दो क्लासिफिकेशन और किए। फिर कहा कि इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज क्या हो सकती है, तो 18 इंडस्ट्रीज और रखी गई, और तीसरी कैटेगरी थी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर हो तो सकता था, लेकिन जैसे हैवी केमिकल, सुगर, चीनी हो गई, आपका जो कॉटन, कपड़े, टेक्सटाइल, सीमेंट, पेपर, सॉल्ट, मशीनरी, फर्टिलाइजर, रबर, ट्रांसपोर्ट, मोटर, ट्रैक्टर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये वो सारी चीजें थी जिनको स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया गया, और कहा गया कि अगर प्राइवेट सेक्टर आता भी है तो कंट्रोल्ड, यानी कि स्टेट की भी हिस्सेदारी रहेगी, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। बाकी के जो बच गए वो कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए, कहा कि आप करिए जो भी करना है। तो यहां से हम क्या क्लियरली देख सकते हैं कि स्टेक, स्टेट या सेंटर स्टेक वाज क्वाइट गुड, और मतलब ज्यादा अच्छा है वो, उनकी हिस्सेदारी, और वो मजबूती से पकड़ रखते हैं। तो वही चीज यहां पर लिखी थी कि जो रेलवे है, डिफेंस है, कोल है, वो सब किसके पास रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा।
फिर इन्होंने कहा कि राज्यों को भी दिया, ऐसा नहीं है, पेपर, मेडिसिन, टेक्सटाइल ये राज्यों को दिया। लेकिन ये जो कहते हैं कि ना बहुत उदार हो गई पॉलिसी और लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल जरूरत नहीं। तो ओनली 2 इसमें सही हो जाएगा, मतलब केवल 2 सही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। कहते हैं फिर उसके बाद ना 1948 के बाद एक जो पॉलिसी आई, दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, 1956 की नीति। 1956 के औद्योगिक संकल्प के संदर्भ में बताइए, नीति के संदर्भ में। इस नीति के अंतर्गत अनुसूची ए में केंद्र द्वारा पूर्ण एकाधिकार की अनुमति देने वाले उद्योग सम्मिलित थे। ठीक है, शेड्यूल ए अंडर दिस पॉलिसी कंसिस्टेड ऑफ इंडस्ट्रीज अलाउइंग कंप्लीट मोनोपोली लेड बाय द कंप्लीट मोनोपोली बाय द सेंटर। तो यहां पर लिखा हुआ है अनुसूचित सूची, अनुसूची सी में ऐसे उद्योग शामिल हैं जो मुख्य रूप से बिना सरकारी हस्तक्षेप के निजी क्षेत्र के लिए खुले हुए। तो इन्होंने बेसिकली कई सारी लिस्ट बनाई थी, तो उनको शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी नाम दिया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 का उद्देश्य था सरकार की भागीदारी को उत्तरोत्तर कम करना चाहते थे। आप इसका आंसर दें, मैं एक मतलब 30 सेकंड में आया पानी लेकर। हाँ जी, दिया आंसर, दीजिए फटाफट आंसर करिए, बताइए क्या लगता है आपको। अच्छा, बी लग रहा है। ठीक है, देखो भाई ऐसे नहीं आएगा, अब आओ जरा देखते हैं। 1956 में पॉलिसी बनाई गई, देख लो, और उसमें 3 लिस्ट बनाई गई। ठीक है जी, क्या बनाई गई? 3 लिस्ट। ठीक, 3 लिस्ट। ओके, आइए जरा, पहला शेड्यूल रखा गया, एक सेकेंड। अब इधर देखिए, शेड्यूल ए में क्या रखा गया? 17 उद्योग। अब इनको सरकार के कंट्रोल में रहेंगे। ये सरकार के कंट्रोल का मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी इसके ऊपर, स्टेट कंट्रोल नहीं, मतलब सेंटर भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है। तो 17 उद्योगों की पहचान करी, जिसमें से 4 ऐसे उद्योग थे, सेक्टर थे, जिन्हें केंद्र सरकार को अपने पास ही रखना है, उनमें कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो 4। इसके अलावा जो 13 बचते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है डेवलप, और स्टेट गवर्नमेंट उस पर काम कर सकती है। ठीक है, फिर इन्होंने रखा कि शेड्यूल बी क्या है? ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के लिए खुले हैं, लेकिन दीज इंडस्ट्री वर प्राइमरली ओन्ड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि 17 को छोड़कर और जो है वो राज्य सरकारें खोल सकती हैं। जैसे आपको ध्यान रखना है, रॉ मटेरियल, ड्रग्स के लिए, दवाइयों के लिए, फर्टिलाइजर्स, रबर, कोल, रबर हो गया, पेपर हो गया, साल्ट हो गया, ये सब खोल सकती हैं। लेकिन यहां पर प्राइवेट सेक्टर को भी है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ भागीदारी कर सकते हैं।
पार्टनरशिप, ठीक है। फिर आता है शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में लगता है कि स्टेट रिटेन्ड राइट टू सेफगार्ड एनी फॉर्म ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो जी, पहली चीज याद रखना कि ये प्राइवेट सेक्टर को तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर मनमानी नहीं कर सकती। विद सम रेगुलेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा, बिना इंटरफेरेंस के नहीं आप चला सकते। तो सरकार का अपना एक इंटरफेरेंस होगा, वो आपको सहना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। चलिए देखिए, शेड्यूल ए के अंतर्गत क्या लिखा है कि कंप्लीट मोनोपोली बाय द सेंटर। सेंटर अपने लिहाज से चलाएगा चीजों को, यहां पर यह कहा गया, ठीक है। तो कंप्लीट मोनोपोली का मतलब है स्टेट अगर करना चाहेंगे तो सेंटर करवाएगा, ठीक है। बाकी स्टेट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो वहां पर आपको अलाइंग कंप्लीट, अलाइंग कंप्लीट का मतलब है कि अनुमति देने वाले उद्योग सम्मिलित थे जो केंद्र को पूरा अधिकार देते थे। केंद्र की अपनी लिस्ट थी, ठीक है। अगर देना भी है तो स्टेट के पास राइट है, सेंटर के पास राइट है वो स्टेट को दे। अब यहां पर आप देखो कि लिखा हुआ है शेड्यूल सी के अंदर इंडस्ट्रीज प्राइमरली प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ओपन की जा सकती, ठीक, लेकिन विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। नहीं, एनी हटा दो, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस वहां पर रहेगा। सरकार तो बताएगी ना, वो चीज तो सही है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 एम्ड टू रिड्यूस द गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट। क्या लग रहा है आपको, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या बढ़ रही है, घट रही है? तो इसको देखकर तो लग रहा है कि बढ़ रही है, घट कहां से रही है? तो रिड्यूस नहीं है सर, प्राइमरली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 2 and 3 इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। पहला यहां पर सही है, ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है। ओनली 1 इज करेक्ट, ऑल गुड। सारे बच्चे बता दे समझ में आ गया है तो यस कर दीजिए कि हाँ जी सही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट, with interference of new industrial policy of 1991 in India, consider the following statement। 1991 की नई औद्योगिक नीति के संदर्भ में 1991 की बात कर रहा है। डी रिजर्वेशन ऑफ सेक्टर्स एक्सक्लूसिवली फॉर पब्लिक सेक्टर वाज एक्सटेंडेड टू मोर देन 5 कोर एरियाज। कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए यानी सरकारी क्षेत्रों के लिए अनारक्षित आरक्षण 5 से अधिक प्रमुख क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया, यानी कि जो रिजर्व था उसको और बढ़ाया गया, ठीक है, कम नहीं किया गया। सरकार ने सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को छोड़कर सभी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंसेस को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। गवर्नमेंट कंप्लीटली abolished इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल सेक्टर्स एक्सेप्ट फॉर दोज रिलेटेड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। मतलब अब कोई भी ऐसा उद्योग है जिससे पर्यावरण पर कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा या फिर सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। Amendment in MRTP Act led to complete removal of dominant undertaking those threshold limits। एकाधिकार, MRTP एक्ट का फुल फॉर्म है एकाधिकार, और इसे MRTP को रिप्लेस भी कर दिया गया था कंपटीशन एक्ट 2000 से 2002 से। MRTP एक्ट में संशोधन से प्रमुख उपक्रमों की संपत्ति सीमाएं पूरी तरीके से समाप्त हो गई। देख लो भाई, थर्ड स्टेटमेंट, बोलिए। ए आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, आंसर करिए, हाँ जी।
आ जाओ, देखो, देखिए, पहली चीज, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विशेष रूप से क्षेत्रों को अनारक्षित आरक्षण 5 से अधिक प्रमुख क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया। देखो, पहली चीज, बढ़ाया नहीं गया, बल्कि जो पहला था उसे ही बरकरार रखा गया। ठीक है, यानी कि रेलवे था तो रेलवे था, आर्म्स एंड एम्यूनिशन था, एटॉमिक एनर्जी थी, है ना, माइनिंग थी, तो वो थी, जो था वो था, रिजर्व वाला एरिया, तो दैट वाज कंटिन्यूड, तो वो कंटिन्यू हुआ, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर कह रहे हैं कि सरकार ने सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को छोड़कर सभी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को पूरी तरीके से, तो पूरी तरीके से समाप्त करना तो मुश्किल है, क्या बोलते हो? क्योंकि अचानक से सब कुछ समाप्त कर दिक्कत है, तो उन्होंने ना इसके लिए क्रमिक तरीका अपनाया, और 1991 की नीति में हम उदारवादी नीति अपनाते हैं, और उदारवादी नीति का यह मतलब नहीं है कि सब कुछ ही लाइसेंस फ्री कर दिया जाए, क्योंकि लाइसेंस इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ना, आपके राजस्व का स्रोत भी तो है, बोलिए। तो यस, तो जैसे ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि देयर वाज सम सेक्टर्स जिसके लिए लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती, यस, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो लाइसेंस पूरी तरीके से एबॉलिश नहीं किए गए, हम ग्रेजुअली एबॉलिश करेंगे, धीरे 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 धीरे, पूरी तरीके तो एबॉलिश नहीं करेंगे ना, लॉजिक से चलो ना आप, कि कोई चीज पहले अचानक से दुनिया भर के लाइसेंस लग रहे थे, और फिर धीरे धीरे एक भी लाइसेंस नहीं लग रहा, तो वो ठीक बात नहीं है। ठीक है, एमआरटीपी में संशोधन से प्रमुख उपक्रमों की संपत्ति सीमाएं पूरी तरीके से समाप्त हो गई। एमआरटीपी एक्ट में क्या था कि एक कंपनी एक लिमिट तक ही कमाई कर सकती, ठीक है, तो कह रहे हैं कि फिर क्या हुआ कि जब इंडिया में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1991 की वजह से, प्राइवेट सेक्टर को खूब प्रमोशन मिला, तो प्रमोशन मिलते ही पूरी तरीके से कितनी भी संपत्ति रख सकते हैं अभी ये, ऐसा था, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना कि संपत्ति की सीमा को पूरी तरीके से समाप्त नहीं करेंगे, फिर से मैं कह रहा हूं, हर काम ग्रेजुअली होगा ना, धीरे धीरे, तो पूरी तरीके से यानी कि संशोधन तो हुआ, लेकिन सीमा में परिवर्तन हुआ। लॉजिक समझ में आ रहा है मेरा आपको, कि कोई भी चीज एक लिमिट तक ही फंक्शनेबल होगी, फंक्शन करेगी, तो वो लिमिट तक हमें चल के रखना है। बात आई समझ में आपको? पहले यस या नो कर दीजिए, so that it should be clear to everyone कि how we are treating this question in a right or wrong way. First, 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या इंश्योर करती है? The first is, क्या उसने अपने रिजर्व वाले जो सेक्टर्स थे, डी रिजर्वेशन ऑफ सेक्टर्स जो था पब्लिक सेक्टर का, जो उसे एक्सटेंड कर दिया था? नहीं, उसने बिल्कुल एक्सटेंड नहीं किया, उसे कंटिन्यू रखा, जो बरकरार था वो रहा। क्या पूरी तरीके से सुरक्षा और पर्यावरण वाले मुद्दों को छोड़कर सभी अन्य मुद्दों के ऊपर लाइसेंसिंग खत्म कर दी गई? नहीं, इट वॉज एबॉलिश्ड ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे इसे कम किया गया। सेकेंड, एमआरटीपी के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस थी कंपनियों के ऊपर, वो कितनी संपत्तियां रख सकती हैं, इसे भी पूरी तरीके से हटा दिया गया? नहीं, इट वॉज ग्रेजुअली अबॉलिश्ड, इसको भी धीरे धीरे ही हटाया जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो हम रॉन्ग तो नन, इसमें से कोई भी सही नहीं है। देख लीजिए, देखो भाई, फेमा और फेरा दो बहनें, ठीक है, फेरा बड़ी बहन है और फेमा छोटी बहन है, तो वॉशिंग पाउडर फेमा फेमा 2001 में शुरू होने वाले 2 वर्षीय समापक खंड के साथ प्रभाव में आया। करें कि फेमा केम इनटू इफेक्ट विद
2 years sunset clause starting in 2001. तो इनको पूरा इनिशियली लॉन्ग टर्म नहीं लेके जाना था, उन्होंने फिर इसे बनाया एक सनसेट क्लॉज की तरह कि हाँ ठीक है जी चलाओ आप इसको। फेरा को फेमा से बदलने से विदेशी मुद्रा नियमों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया। पहले विदेश से जो पैसा आता था उसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी अथॉरिटी से रेगुलेटरी एक्ट से करते थे, लेकिन अब उसके लिए फेमा इंडिया में एग्जिस्ट करता है। यहां पर यह बात कही जा रही है, ठीक है। हाँ भाई बेटा कृपया अपना अपना ध्यान दें, तुम पहले अपना एग्जाम दे लो बच्चा, वो ज्यादा जरूरी है कि नहीं? दुनिया की फिक्र छोड़िए, अपनी फिक्र करिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, भारत के अंदर जो आज विदेशी मुद्राएं आती हैं उनको विनियमित करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। इट वाज केम इनटू 2001, ठीक है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये 2 साल के लिए एक सनसेट क्लॉज के तौर पर आया था, लेकिन फिर इसकी रेलेवेंस ये हुई कि विदेशों से जो पैसा आता है तो 1991 में कहा गया कि इसे और कठोर किया जाना चाहिए। तो फेरा था, तो फेरा की फिर जगह ले ली फेमा ने, तो कई कठोर कानून इसके अंतर्गत शामिल हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अगर ऐसा कहा जाए कि कोई बदलाव नहीं हुआ, ये गलत है, फिर हम इसको क्यों लाते ही, है ना। यस, नेक्स्ट 1991 की औद्योगिक नीति के बारे में फिर से विचार करना है। नीति ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए हथियार और गोला बारूद में विशेष आरक्षण जारी रखा। कह रहे हैं कि कंटिन्यू एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन टू पब्लिक सेक्टर आर्म्स एंड एम्यूनिशन। Presently, only 2 sectors are exclusively reserved for the public sector according to the policy. केवल 2 ही सेक्टर रिजर्व में वर्तमान में। Reservation for the public sector was completely lifted for all industries. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योगों के लिए आरक्षण पूरी तरीके से हटा दिया गया था। हाँ जी बोलो। बताइए बताइए भाई। मैं आपको पहले भी कर चुका हूं कि सब चीजें धीरे धीरे कम होंगी, ग्रेजुअली। तो ग्रेजुअली का मतलब ये आज तो हो गए भाई 34 साल, अभी तक ग्रेजुअली हो ही नहीं पाया क्या? सार्वजनिक क्षेत्र के हथियारों और गोला बारूद विशेष रूप से आरक्षण जारी रखा गया था। बिल्कुल रखा गया था, क्या दिक्कत है इसमें? बोलो, रखा था कि नहीं रखा था? अब धीरे धीरे क्या कर दिया होगा, क्या कर दिया होगा बताओ? कि वर्तमान में नीति के अनुसार केवल 2, बिल्कुल सही है, रेलवे हाथ में है सरकार के और एटॉमिक एनर्जी हाथ में है सरकार के। सॉरी, रेलवे सरकार के हाथ में, एटॉमिक एनर्जी सरकार के हाथ में, ये भी आंसर सही है। लेकिन सरकार ने क्या पूरी तरीके से सभी उद्योगों के लिए रिजर्वेशन हटा दिया? नहीं, ये तो गलत है ना फिर। बोलो जी। 1 and 2 is correct answer, so we will go with the B. B is correct answer. B is correct answer. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Financial institution among PSUs primarily offer banking and insurance services, enhancing financial inclusion to remote areas. अच्छा जी, सरकारी बैंकों को लेकर ध्यान में पूछ रहे हैं क्वेश्चन।
कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच वित्तीय संस्थान में रूप से बैंकिंग और बीमा सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में समावेशन बढ़ता है, वित्तीय समावेशन बढ़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ना कि राज्य सरकार द्वारा। यानी कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं वो राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार करती है। ठीक है। फिर these PSUs have been formed with the sole purpose of benefiting the public। देखो, जब आप घर में रिवीजन करते हो, if you have any query just you can ask। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे वहां पर सवाल पूछ ले, कोई दिक्कत, डाउट किसी को नहीं रहना चाहिए, है ना। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी। ठीक है, ध्यान रखना। PSU can establish by central government and not to state government। PSU have been formed with the sole purpose of benefiting the public। सरकारी उपक्रमों का गठन जनता को लाभ पहुंचाने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया है। बोलो क्या हो सकता है? ये तो इजी है। बताओ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच वित्तीय संस्थान क्या करते हैं? बैंकिंग और बीमा सेवाएं देते हैं दूर दराज के लोगों को, बिल्कुल देते हैं, सही है। सरकारी बैंक के क्या केंद्र सरकार खोलेगी और राज्य सरकार क्या खोलेगी, उसको क्या बोलेंगे? उसको भी सरकारी बैंक बोलेंगे, तो गलत हो गया ना। सार्वजनिक उपक्रमों यानी कि सरकारी बैंकों का गठन क्यों किया जाता है भाई? इसलिए किया जाता है कि सबका कल्याण हो, सबका फायदा हो। तो 1 and 3 इज करेक्ट आंसर, तो केवल 2 सही हो जाएगा इसमें। बोल दीजिए, द आंसर विल बी बी नॉट सी। अरे भाई, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई चीज करती है तो उसे आप पब्लिक सेक्टर अंडर सरकार नहीं कहोगे, सरकारी नहीं कहोगे। कहेंगे भाई, कहेंगे, हम तो कहते ही आए हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। भारत में 8 प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित बातें कीजिए। बेटा, इंडिया में कोर सेक्टर होता है। क्या होता है? कोर। अभी दिखाते हैं आपको सेक्टर क्या है। कोर सेक्टर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में 8 प्रमुख क्षेत्र के उद्योगों में रिफाइनरी उत्पादों का सबसे अधिक महत्व है। रिफाइनरी उत्पाद जो है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। ठीक है। एकमात्र उद्देश्य का मतलब है कि बनाना क्यों है सरकारी कंपनी? सरकार लाभ कमाना चाहती है, तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है, उसके बाद सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, है ना। कोयले की तुलना में प्राकृतिक गैस का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अधिक महत्वपूर्ण है। महत्व है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष संकलित और प्रकाशित किया जाता है। एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जारी होती है। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन जारी करता है? देखिए, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जारी करने का काम किसका है? NSO का है, which comes under the Ministry of MOSPI। याद आया? बोलो। हाँ, अब मैं आपको कुछ दिखा देता हूं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, रुक जाओ, अरे कहां है, चल जा भाई। ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सको इसलिए हम ये काम आपके लिए कर रहे हैं। आइए, कोर सेक्टर, आओ देखो भाई, इसका वेटेज भी देख ला और फिर सवाल आपसे पूछा जाए। क्या कह रहा देख लो। कोर सेक्टर में कितने सेक्टर है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? पेट्रोल एंड रिफाइनरी को 28% वेटेज। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को 19.85% है। स्टील प्रोडक्शन को 17.92, कोल प्रोडक्शन को 10.33, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को 8.98,
नेचुरल गैस को 6.88, सीमेंट प्रोडक्शन को 5.37 और फर्टिलाइजर को 2.63। देख लिया आपने। इसी क्रोनोलॉजी से हमसे सवाल पूछ रहा है कि किसमें किसका कितना वेटेज है। क्या पूछ रहा है? कोर सेक्टर में 8 क्षेत्रों के रिफाइनरी, कोर सेक्टर के उद्योगों में रिफाइनरी उद्योगों का सबसे अधिक योगदान। आप देख लो, क्या रिफाइनरी सबसे ऊपर है? तो स्टेटमेंट क्या हो गया? रिफाइनरी सबसे ऊपर है। आ जाओ जी, सही हो गया। क्या दिक्कत है? कोयले की तुलना में प्राकृतिक गैस का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अधिक महत्व। कोयले का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? 7 नंबर में कोयले का। तो अब जरा ये देखो, क्या आंसर होना चाहिए? नेचुरल गैस। अच्छा, इधर से पढ़ो भाई। नेचुरल गैस होल्ड्स द हायर वेटेज ऑफ द आई इन द आईपी। चलो जी, वो भी देख लेते हैं। क्या आपको नेचुरल गैस दिख रहा है? किससे ज्यादा? नेचुरल गैस किससे ज्यादा दिख रहा है? कोल से कह रहा है। देखो, क्या नेचुरल गैस और कोल में कोल ज्यादा है ना? क्या है? कोल ज्यादा है। तो कोल अगर ज्यादा है तो भाई नेचुरल गैस होल्ड्स, नहीं उल्टा हो गया, कोल ज्यादा रखता है, नेचुरल गैस कम रखता है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया भाई? व्हाट इज द राइट आंसर? जवानों जल्दी बताइए, क्या सही जवाब हुआ? यस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। अभी अगले एक वीक तक की क्लास चलती रहेगी और हम लोग इसी तरीके से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर देखते हैं कैसे आगे और क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। सी यू टुमारो।